मैं कुछ महीने पहले इस छोटे से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रहने आया था। शहर के किनारे पर बसी ये पुरानी जगह 1970 के दशक जैसी दिखाई देती थी। कोई लिफ्ट नहीं थी, हॉलवे में अजीब सी बदबू आती थी, लेकिन जो भी हो ये शांत थी। और बस यही मैं चाहता था। बस एक ही अनचाहा इंसान था ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाली मेरी पड़ोसी समंथा। वो एक बुजुर्ग महिला थी, शायद 50 या 60 साल की, लेकिन वो अपने में रहती थी। सीढ़ियों पर जब भी हमारी राहें मिलती वो कभी नजरें नहीं मिलाती थी। वो अपार्टमेंट से कभी कभी बाहर निकलती थी, और जब निकलती थी तो हमेशा ऐसे कपड़े पहने रहती थी जैसे पहचान ही न जाए। मुझे लगता था कि वो बस एक पागल खाना है। कुछ रातों में मैं उसे घंटों इधर उधर टहलते हुए देखता था। वो अक्सर खुद से फुसफुसाती हुई सुनाई देती, बार बार ये लाइन दोहराते हुए, मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, मैं बहुत बुरी रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, मैं बहुत बुरी रही हूँ। मुझे पता है तुम मुझे चाहते हो, मैं बहुत बुरी रही हूँ। यकीन मानिए ये सब कुछ अपनी तरफ खींचने जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था, बस दुख भरा था, जैसे वो खुद को समझाने की कोशिश कर रही हो। फिर एक दिन मैंने हमारे मकान मालिक को एक दूसरे किराएदार से उसके बारे में बात करते सुना। कह रही थी कि वो ओनली फैंस इस्तेमाल करने के लिए बहुत बूढ़ी हो गई है। मुझे दोनों बातों को समझने में 1 मिनट लगा। खैर, पिछले महीने की बात है, वो गुरुवार की रात थी, रात के करीब 11 बजे। मैं अभी देर रात की शिफ्ट से घर आया था और अपने सोफे पर ठंडा पिज्जा खा रहा था। तभी ऊपर से कुछ ऐसा सुनाई दिया जो एक्टिंग जैसा नहीं लग रहा था। ऐसा लगा जैसे कोई चीख बीच में ही रुक गई हो। सन्नाटा मुझे अंदर तक हिला रहा था, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि हमेशा की तरह और भी कुछ सुनाई देगा, लेकिन कुछ नहीं। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, मेरे ठीक ऊपर एक जोरदार धमाका हुआ। मैं इंतजार करता रहा, ये सोचकर कि शायद उसने कुछ गिरा दिया हो, लेकिन मेरा मन मुझे बार बार बता रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने अपना फोन उठाया और चुपचाप उसकी मंजिल पर चला गया। हॉलवे अंधेरे से भरा और खाली था, लेकिन समंथा के अपार्टमेंट का दरवाजा खुला था। ज्यादा चौड़ा नहीं, बस इतना कि मैं अंदर जमीन पर उसके नंगे पैर देख सकूं, और वो हिल नहीं रही थी। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और अंदर चला गया। समंथा लाल सैटिन के गाउन में जमीन पर पड़ी थी। उसकी आंखें चौड़ी और मुंह से चीख निकल रही थी। उसके गले पर एक अजीब सा जख्म था, गहरा और ताजा। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि वो मर चुकी है। मुझे अपने कीपैड पर 911 डायल करने में 1 मिनट लगा, और जैसे ही मैं ऐसा कर रहा था, मुझे उसके टॉयलेट के फ्लश की आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कन रुक गई। कोई अभी भी अंदर था। मैं जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर पड़े उस पुराने सोफे के पीछे छिप गया। उसमें से सस्ते परफ्यूम और सिगरेट की राख जैसी बदबू आ रही थी, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। मैं जमीन पर गिर पड़ा और अपनी सांसें रोक ली। मैंने बाथरूम का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसके बाद भारी कदमों की आहट सुनाई दी, और फिर दरवाजा धीरे से बंद हो गया। जो भी अंदर था वो ज्यादा शोर नहीं मचाना चाहता था, लेकिन साथ ही उसे किसी तीसरे इंसान के होने का जरा भी अंदाजा नहीं था। मैंने ध्यान से अंदर झांका तो एक पीला गंजा आदमी झुर्रीदार ट्रेंच कोट पहने हुए दिखाई दिया। वो बहुत डरावने अंदाज में एल्विस प्रेस्ली का गाना गुनगुनाने लगा। समझदार लोग कहते हैं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने से खुद को नहीं रोक पा रहा। वो धीरे से उसके शरीर के पास बैठा और उसके चेहरे पर ऐसे हाथ फेरा जैसे वो अभी भी जिंदा हो। तुमने मुझे झूठ बोला, कहा कि तुम 20 साल की हो, ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम खास हो। फिर मैंने उसे अपने कोट की जेब से एक छोटा सा ब्लेड निकालते देखा। वो रसोई का चाकू नहीं, बल्कि एक स्कैल्पल था। पूरा सामना एक डरावनी फिल्म में बदल रहा था, जिसे मैं लाइव देख रहा था। इसके बाद जो हुआ वो मुझे जिंदगी भर चैन से सोने नहीं देगा। उसने उसकी बाह पर काटना शुरू कर दिया। पहले तो उसने साफ हल्के हल्के कट लगाए, जैसे कुछ तराश रहा। मांस के कटने की आवाज सुनकर मुझे उबकाई आ, लेकिन फिर भी मैं शांत रहा। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे फिर से चाहने पर मजबूर कर दोगी? अपनी तरफ देखो, त्वचा ढीली पड़ गई है, मेकअप सब कुछ छिपा रहा है। वो धीरे से हंसा, फिर बोला, मैं तुमसे तब प्यार करता था जब तुम सच में थी, तब नहीं जब तुम ये मजाक बन गई हो। और उसने स्कैल्पल उसकी आंख में घोंप दिया। मैंने उसकी आंख निकलते हुए देखा जैसे कुछ हुआ ही ना। मुझे बस उल्टी आ रही थी। मैंने अपना फोन निकाला हुआ था, एक हाथ से सोफे के पीछे से रिकॉर्डिंग कर रहा था और दूसरा मेरे मुंह पर दबा हुआ था। वो उसके शरीर को काटता और बिगाड़ता रहा और उससे ऐसे बात करता रहा जैसे वो अभी भी जिंदा।
तुमने मुझे वापस आने की मिन्नतें की थी, याद है? तुमने कहा था कि उसके लिए तुम कुछ भी करोगे, और अब देखो बस यूं ही पड़ी हो बाकियों की तरह। मैं इतनी जोर से कांप रहा था कि मेरा फोन मेरे हाथ से छूटते छूटते बचा। आखिरकार वो उठा और रसोई की ओर चल दिया। अभी भी वही भयानक धुन गुनगुना रहा था। मैंने मौका जाने नहीं दिया। मैं ऐसे पीछे की ओर रेंगा जैसे मेरी जान पर बन आई हो। मैं किसी तरह दरवाजे से धीरे से निकल पाया और उसे बंद कर दिया। फिर मैं सीढ़ियों से नीचे भागा और 911 पर कॉल किया। मैंने उन्हें सब कुछ बताया। मेरा गला घुट रहा था, मैं रो रहा था, कस्में दे रहा था और उल्टी रोकने की कोशिश कर रहा था। 5 मिनट से भी कम समय में पुलिस आ गई। पुलिस वाले अपनी बंदूकें तान कर और टॉर्च जलाकर पहुंचे। वो ऊपर गए और खींचते हुए उसे बाहर निकाला। वो खून से लथपथ था और पागलों की तरह हंस रहा था। मैंने उन्हें फुटेज दी। उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई, बस मुझे धन्यवाद कहा और ऐसे लिया जैसे उन्होंने पहले भी ऐसा कुछ देखा। बाद में मुझे पता चला कि वो आदमी समंथा का ओनली फैन से बहुत बड़ा फॉलोअर था। समंथा ने उसे महीनों पहले ब्लॉक कर दिया था जब उसने परेशान करने वाले मैसेज भेजने शुरू कर दिए थे। उस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड था जिसमें मारपीट, तोड़फोड़ और कई छोटे मोटे पीछा करने के आरोप शामिल थे, जिन्हें अधिकारियों ने सीरियसली नहीं लिया था। वो उस दिन सुबह से ही उसके अपार्टमेंट में छिपा हुआ था, बस उसे सजा देने का इंतजार कर रहा था कि अब वो उसकी आइडियल फैंटेसी नहीं रही। उस रात के बाद से मैं ज्यादा सोया नहीं हूं। अगले हफ्ते में वहां से चला गया। कभी कभी मेरे दिमाग में उसकी आवाज अब भी सुनाई देती है जब वो किसी लाश को काटते हुए एल्विस प्रेस्ली के गाने गा रहा होता है। मुझे हैरानगी है कि समंथा से पहले उसने और कितनी औरतों के साथ ऐसा बर्ताव किया होगा, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे डर है कि अगर मैं 5 मिनट पहले ऊपर चला जाता तो क्या होता। तो ये लगभग 7 महीने पहले हुआ था और मैं इसके बारे में अब इसलिए बात कर रही हूं क्योंकि मैं अभी भी ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि असल में हुआ क्या था। मैंने अभी अभी ओनली फैंस शुरू किया था। कुछ भी अजीब नहीं, छोटे कपड़े और दायरे से बढ़ जाती बातें। मजा आ रहा था, मुझे अटेंशन मिल रही थी, तारीफ मिल रही थी, और हाँ, पैसे भी अच्छे थे। मैं रीड नाम की एक लड़के के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। हम लगभग 2 साल से डेट कर रहे थे। जब मैंने उसे बताया कि मैंने पेज शुरू किया है, वो इससे नाखुश था। वो कहता, ये तुम नहीं हो, तुम्हें अनजान लोगों से बातें करने की जरूरत नहीं है। उसने मुझे चेतावनी अभी दी कि ओनली फैंस इस्तेमाल करने की वजह से ही सब कुछ बुरा होने वाला है। एक दिन कोई संकी हमारे दरवाजे पर आ जाएगा। वो इसे एक गलती कहता रहा, लेकिन मैंने इसे नजरअंदाज कर दिया। मैं अपना पता वगैरह पोस्ट नहीं कर रही थी। और हाँ, अब 2025 है, लड़कियों को ऑनलाइन खुद को महसूस करने की आजादी है ना। खैर, एक रात हम अपने दोस्त के जन्मदिन पार्टी से वापस आ रहे थे और हाईवे से दूर एक पुराने बंद पड़े पेट्रोल पंप पर रुके। आधी रात हो चुकी थी। मैं कार में ही बैठी रही जबकि रीड एनर्जी ड्रिंक और सिगरेट लेने अंदर चला गया। मैं अपने फोन पर थी, डीएम स्क्रॉल कर रही थी। ज्यादातर तो बेकार थे, लेकिन मेरे कुछ वफादार सब्सक्राइबर्स भी थे जो बहुत प्यारे थे। मैं उसमें पूरी तरह डूबी हुई थी, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि कोई मुझे देख रहा है। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी चीख निकल गई। एक आदमी मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ा था, बस कुछ इंच की दूरी पर। वो गंदा था, उसने कीचड़ से सनी पैंट पहनी हुई थी, उसकी दाढ़ी उलझी हुई थी और होंठ फटे हुए थे। वो पूरी तरह से पागल लग रहा था। मैंने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। वो खिड़की पर थपथपाने लगा, टैप टैप टैप। मैं चिल्लाई, चले जाओ यहां से, लेकिन वो बस मुस्कुरा दिया और फिर उसने अपना फोन निकाला और मुझे मेरा ओनली फैंस पेज दिखाया। मेरे अंदर एक डर का एहसास दौड़ने लगा। मेरी नजरें रीड को ढूंढती रही, उससे जल्द से जल्द वापस आने की मिन्नतें करती रही। वो पागल आदमी बड़बड़ाने लगा, ये सच में तुम हो, स्क्रीन वाली परी? क्या मैं तुम्हारे बालों को छू सकता हूँ प्लीज, बस एक बार? मैं चीखी और हॉर्न बजाया। उस आदमी ने अपने गंदे हाथ खिड़की पर ऐसे फेरे जैसे सोच रहा हूँ कि मुझे छूने जैसा होगा। मुझे यकीन है तुम असल में ज्यादा खूबसूरत होगी। मैं रोने ही वाली थी कि रीड दुकान से बाहर आ गया और कसम से मैंने उसे इतनी तेजी से भागते कभी नहीं देखा। उसने पार्किंग के बीचों बीच उस आदमी को पकड़ लिया और उसे मुक्के मारे। मैंने उसे उस आदमी के 3 दांत तोड़ते हुए देखा। हम कार में बैठे और तेजी से निकल पड़े। मैंने उसे 9 साल के बच्चे की तरह रोते हुए सब कुछ बताया। रीड जोर जोर से सांस ले रहा था, उसकी उंगलियों से खून बह रहा था। देखा, मैंने तुमसे कहा था ना ऐसा होगा। उस रात मैंने अपने ओनली फैंस का अकाउंट डिलीट कर दिया। मुझे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई। मुझे लगा जैसे मैं बेपर्दा हो गई हूँ और मेरा बहुत अपमान किया गया है, जैसे मुझे कूड़ेदान में धकेल दिया गया। मैं अपनी गरिमा पर सवाल उठाने लगी। वो अब तक की सबसे बुरी रात थी। हफ्तों तक मैं उस आदमी की आंखों के बारे में सोचती रही। वो कैसे देख रहा था, मानो मुझे सचमुच जानता हो।
कैसे वो मेरे स्पर्श के लिए ऐसे भीख मांग रहा था जैसे उसे लगता हो कि मैं उसकी जिंदगी की कोई चीज हूं। मुझे नींद नहीं आ रही थी। जब भी कोई अपार्टमेंट के पास से गुजरता मैं उछल पड़ती। रीड मेरा ख्याल रखता, लेकिन हर दिन मुझे याद दिलाता रहता कि उसने मुझे कैसे बचाया था। वो लगातार कहता, सोचो अगर मैं सामने नहीं आता तो क्या होता। अब तुम्हें समझ में आया कि मैं क्यों नहीं चाहता था कि तुम ऐसा कुछ करो। हाँ, और सच में मैं शुक्रगुजार महसूस कर रही थी। मैंने मान लिया था कि वो सही था। शायद मैंने खतरे को खुद नोट नहीं किया था। लगभग 1 महीने बाद रीड काम पर था और मैं हमारे गंदे दराज साफ कर रही थी। एक एक्स्ट्रा चार्जर केबल ढूंढ रही थी। मैं पुरानी रसीदें और जंक मेल जमा करते करते बोर हो गई। अचानक मुझे एक पुराना घिसा पिटा प्रीपेड फ्लिप फोन मिला। वो एक्सपायर हो चुके कूपन और एक बंद टॉर्च के नीचे छिपा हुआ था। पता नहीं मैंने इसे क्यों खोला। मुझे लगा कि ये बहुत पुराना है, लेकिन जब मैंने उसे चालू किया तो उसमें अभी भी चार्जिंग थी और मैसेजेस थे। ज्यादा नहीं, लगभग 5 के करीब, सब एक ही नंबर से। कोई नाम नहीं, बस मैसेज। एक मैसेज ने मेरा ध्यान तुरंत खींचा। उसमें लिखा था कि क्या तुम्हें यकीन है कि ये सिर्फ उसे डराने के लिए है? मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे कोई पुलिस पड़े। मेरा दिल बैठ गया। एक और मैसेज आया, कैश ऐप नहीं चला, बस के किराए के लिए $50 और चाहिए। मैं स्क्रॉल करती रही। मेरे हाथ सचमुच कांप रहे थे और फिर मैंने वो मैसेज देखा जिससे मुझे उल्टी सी होने लगी। जब तक वो अकेली ना हो जाए तब तक इंतजार करो। उसे ओनली फैंस पेज दिखाओ, बस उसे थोड़ा डरा दो। असली लगना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि वो ये काम छोड़ दे। मेरा मुंह सूख गया। ये पेट्रोल पंप वाली घटना से 2 दिन पहले का था। मैं वहां बिल्कुल खामोश बैठी रही। उस लाइन असली लगना चाहिए को घूरती रही। पार्किंग में वो पागल, वो कोई सरफेरा सब्सक्राइबर नहीं था। उसे भेजा गया था। मेरे बॉयफ्रेंड रीड ने उसे काम पर रखा था। मैं एकदम ठंडी पड़ गई। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं खुद से पूछती रही, क्यों? कोई अपने प्यार करने वाले के साथ ऐसा क्यों करेगा? और सबसे बुरी बात, रीड ने हीरो की भूमिका निभाई। उसने मुझे डराकर मेरा अकाउंट डिलीट करने के लिए पूरी प्लानिंग की और फिर उसने मुझे उसी सिचुएशन से बचाया जो उसने खुद बनाई थी। उसने ये सब इसलिए किया ताकि बाद में वो कह सके, मैंने तुमसे कहा था। अगली सुबह मैंने अपना सामान पैक किया और जब वो काम पर था तब मैं वहां से निकल गई। मैंने उससे कोई बात नहीं की। मैंने उसे कोई बातचीत नहीं बताई। मैं पूरी तरह से गायब हो गई। मैंने नंबर बदल लिए और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैं भी सोचती हूँ कि अगर वो आदमी हद से ज्यादा आगे बढ़ जाता तो क्या होता। अगर रीड ने मुझे समय रहते बचाया ना होता, अगर उसकी प्लानिंग नाकाम हो जाती। उसके बाद से मैंने ऑनलाइन कुछ भी पोस्ट नहीं किया, इंस्टाग्राम पर भी नहीं। और मैं थेरेपी ले रही हूँ ताकि इस सारी उलझी हुई बातों को सुलझा सकूं। लेकिन एक बात है जो मुझे रातों में सोने नहीं देती। पेट्रोल पंप वाला वो आदमी, वो मेरा नाम जानता था, लेकिन उसने कुछ ऐसा भी कहा जो मैं भूल नहीं सकती। उसने कहा कि मैं असल में ज्यादा खूबसूरत लगूंगी। मुझे हैरानी है कि ये उसने खुद कहा था या रीड ने ऐसा उसे कहने के लिए कहा था। ये सोचकर मुझे डर लग, बल्कि वो था जो मेरे बिस्तर पर बगल में सो रहा था। मानी एंड जूलियट, हम उन जोड़ियों जैसे हुआ करते थे जिनका या तो साथ जीने या फिर साथ मरने जैसा रिश्ता हो। हम हर वीकेंड पर साथ सोते थे, फ्रेंडशिप बैंड पहनते थे और ऐसे चुटकुले सुनाते थे जो किसी और को समझ नहीं आते थे। लेकिन ज्यादातर हाई स्कूल की दोस्ती की तरह ये दोस्ती भी बुरी तरह टूट गई। और अगर मैं सच कहूं तो हाँ, मैं ही थी जिसने आग लगाई थी। जूनियर ईयर की बात है। एक लड़का था टाइलर, लंबा, फुटबॉल टीम का कैप्टन, परफेक्ट एब्स, और यही वजह थी कि मैं रोज फुटबॉल कोर्ट के पास से झूठ बोलकर वॉक करने जाती थी। मैंने जूलियट को कभी नहीं बताया कि मैं उसके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। मैं ऐसे छुपा रही थी, सही मौके का इंतजार कर रही थी। लेकिन एक शुक्रवार की रात सब कुछ बदल गया। जूलियट जेमी की बेसमेंट पार्टी में नशे में धुत हो गई, मतलब बहुत ज्यादा नशे में। और अगली बात जो मुझे पता चली वो ये कि कोई चिल्ला रहा था, जूलियट ने अभी अभी टायलर को किस किया। ट्रूथ और डेयर खेल के बीच सबके सामने। कसम से मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर चाकू घोंप दिया गया हो। मेरा मतलब है, हालांकि मैंने उसे कभी नहीं बताया, लेकिन वो जानती थी कि मुझे उस पर क्रश है। बाद में उसने अपनी हरकतों को ये कहकर सही ठहराने की कोशिश की, इसका कोई मतलब नहीं था यार, कि उसे तो ठीक से याद भी नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन मुझे बस धोखा ही दिखाई दिया। सबसे बुरी बात, वो खुश लग रही थी, जैसे उसने कुछ जीत लिया हो, और मैं बस चुपचाप खड़ी रही, ये दिखावा करती रही कि मैं ठीक हूँ। लेकिन अंदर ही अंदर मैं पहले से ही उससे बदला लेने की प्लानिंग कर रही थी। मुझे नहीं पता कि मैं कब वो लड़की बन गई। मैं हमेशा इतनी कड़वी नहीं थी, लेकिन मुझ में कुछ टूट गया था। 1 हफ्ते बाद मैंने कुछ AI इमेज जनरेटर के साथ काम करना शुरू कर दिया। बस कुछ चीजों को परख रही थी। मुझे जल्द ही एहसास हुआ कि मैं नकली तस्वीरें बना सकती हूँ, बिल्कुल असली दिखने जैसी। मैंने जूलियट के पुराने इंस्टाग्राम से कुछ सेल्फी अपलोड की जिनके बारे में उसे याद भी नहीं था, और फिर इस डीप फेक प्लगइन का इस्तेमाल करके उन्हें
ऐसे पोज में बदल दिया जो उसने कभी लिए ही नहीं, ऐसे सीन जिनमें वो कभी थी ही नहीं, लेकिन सारी बारीकियों के साथ वो बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। फिर मैंने एक फर्जी ओनली फैंस प्रोफाइल बनाई, एक बर्नर ईमेल इस्तेमाल किया। उसके बायो में लिखा था, पैसों के लिए मैं कुछ भी करूंगी। मैंने वो लिंक हमारे स्कूल ग्रुप चैट में शेयर किया। कोई नाम नहीं, कोई कैप्शन नहीं, बस एक लिंक और साथ में एक फायर इमोजी। अगले दिन दोपहर तक सबने उसे देख लिया था। लड़के सबसे बुरे थे, जब वो पास से गुजरती तो सीटी बजाते, उसके मुंह पर नोट लहराते, फुसफुसाते, ऑलवेज स्पेशल के लिए कितने पैसे। जूलियट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे उल्टी आने वाली हो। उसने मुझसे मुंह भी नहीं मोड़ा, वो बस गायब हो गए। आखिरी पीरियड तक वो गायब हो गई थी। उसने फोन नहीं उठाया, वो घर नहीं लौटी, कोई पोस्ट नहीं किया, बस नजरों से गायब हो गई। मैंने खुद से कहा कि वो इसी की हकदार है, कि उसने मेरे साथ जो किया ये उसका इंसाफ है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर मुझे एक अजीब सा बुरा गिल्ट महसूस हो रहा था, जैसे मैंने बात को बहुत आगे बढ़ा दिया। उस रात मैं अपने कमरे में थी और लोगों के मेरे मिस्ट्री ड्रॉप को बढ़ावा दे रहे डीएम देख रही थी। ये बहुत बुरा था। हालांकि मैं खुद को इतना बिजी महसूस कर रही थी कि रुक नहीं पा रही थी। अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया। मुझे अपने दरवाजे के ठीक बाहर एक हल्की चरमराहट सुनाई दी। मैं उलझन में ऊपर देखने लगी। मेरे बेडरूम का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन मैं उसे हमेशा बंद रखती हूँ। मैं धीरे से उठी, खिड़कियों पर पड़ती बारिश की बूंदों के बीच से सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी मैंने उसे देखा। जूलियट दरवाजे पर खड़ी थी। वो पूरी तरह भीग चुकी थी। उसके बाल से पानी टपक रहा था और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वो उस लड़की जैसी बिल्कुल नहीं दिख रही थी जिसे मैंने पिछली बार देखा था। जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मैंने डर के मारे अपनी चादर पकड़ ली। उसके हाथ में किचन का चाकू था। मुझे लगा कि मैं सपना देख रही हूँ। मैं घबरा कर हंस पड़ी। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कुछ नहीं कहा, बस कमरे में कदम रखा। उसके स्नीकर्स से पानी बह रहा था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन चाकू पर उसकी पकड़ मजबूत थी। उसने चाकू से अपना सर खुजलाया। मैं चाकू की नोक पर खून और स्किन देख सकती थी, क्योंकि उसने बहुत जोर से खुजलाया था। तुम्हें ये मजाक लगा था, है ना? देखो, मुझे नहीं पता था। तुम्हें अच्छी तरह पता था। मेरे पास रिएक्ट करने का भी वक्त नहीं था। वो मुझ पर झपटी और हम जोर से जमीन पर गिर पड़े। उसने गुस्से और नफरत से भरे चेहरे के साथ चाकू नीचे की ओर घुमाना शुरू कर दिया। मैंने ठीक वक्त पर उसकी कलाई पकड़ ली, लेकिन ब्लेड मेरे कंधे पर जा लगा। कुछ ही सेकंड में चीखें और खून मेरी हड्डी से पार होने लगे। वो रो रही थी, बेहद बुरी तरह रो रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे लड़ रही थी जैसे मुझे जान से मारना चाहती हो। हम पलट गए, ड्रेसर से टकराए और मेरा लैंप गिर गया। मैं जिंदगी में जितनी जोर से चीखी थी, उससे कहीं ज्यादा जोर से चीखी। उसने मेरा दाहिना हाथ पकड़ लिया, फिर उसने चाकू उठाया और सीधा मेरी उंगली पर निशाना साधा। मैंने उससे रहम की भीख मांगी, क्योंकि उसके चौड़ी डरावनी आंखों में मुझे अपनी मौत दिखाई दे रही थी। प्लीज जूल्स, रुक जाओ। उसने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि चाकू मेरी उंगलियों के जोड़ों को चीर रहा। मेरी हड्डियों के टूटने के चटकने वाली आवाज के बाद कभी न सहने लायक दर्द हुआ, जिसने मुझे उसी समय सुन्न कर दिया। अपनी धुंधली आंखों से मैंने देखा कि वो मेरी उंगली पकड़े हुए मुझे किसी ट्रॉफी की तरह दिखा रही है। उसकी डरावनी हंसी मेरे कमरे में गूंज रही थी। जब तक मेरे डैड अंदर आए, तब तक तो मैं खुद को बेहोश होते हुए महसूस कर चुकी थी। उन्होंने खून देखा, जूलियट को चाकू के साथ देखा और बस अपना आपा खो बैठे। उन्होंने उसे जानवरों की तरह खींचते हुए मुझसे दूर फेंका। वो लात मुंह से उसे छटपटा रही थी, चाकू तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उन्होंने उसे नीचे दबा लिया और मेरी मॉम को 911 पर कॉल करने के लिए कहा। जब तक पुलिस नहीं आ गई, मेरे डैड उसे जमीन पर ही पकड़ कर बैठे रहे। कुछ मिनट की जद्दोजहद के बाद जूलियट ने हार मान ली। वो बस शांत हो गई। पुलिस उसे हथकड़ी लगाकर ले गई। मुझे फौरन इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। उंगली कटी हुई, कंधा कटा हुआ, मानसिक रूप से टूटी हुई। उसे एक रात ने सब कुछ बदल दिया। मैंने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, उन्हें पूरा सच बता दिया। झूठ बोलने का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया, क्योंकि तकनीकी रूप से ही मैं हमले का शिकार थी, लेकिन मुझे निकाल दिया गया। और हाँ, मेरे मॉम डैड अब मुझे अलग नजर से देखते हैं। 5 महीने हो गए हैं। मैं अब भी रातों में उस चरमराहट को सुनकर जाग जाती हूँ। अपनी स्किन पर उस चाकू को महसूस करती हूँ, उसका चेहरा देखती हूँ।